नमस्कार। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। साथ ही हमें कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन 2020 से संबंधित हिंदी में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट वाइज हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का टाइटल है उच्च शिक्षा उत्कृष्टता के लिए चुनौतियां, यानी उच्च शिक्षा में क्वालिटी से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो इस यूनिट में डिस्कस की गई हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस यूनिट से दो मेजर क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन गुण आश्वासन एवं प्रत्यायन यानी क्वालिटी अश्योरेंस एंड एक्रीडिएशन से रिलेटेड होगा और सेकंड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि वो नेक से हो सकता है, नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल से संबंधित। पहला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि गुण आश्वासन एवं प्रत्यायन क्या है और भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु क्या चुनौतियां हैं। दूसरा क्वेश्चन नेक की भूमिका को वर्णित कीजिए और हमें शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन संस्थानों की क्या आवश्यकता है या क्यों आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन टैग क्वेश्चन हो सकता है, पहले क्वेश्चन के साथ भी हो सकता है, क्वालिटी के क्वेश्चन के साथ भी, या फिर नेक की भूमिका को वर्णित करते हुए भी आ सकता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हायर एजुकेशन को डिस्कस किया गया है, उसकी गुणवत्ता को डिस्कस किया गया है और उस गुणवत्ता में किस तरह की चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के संस्थान बनाए गए हैं। तो जैसे नैक जो है वो एक निकाय है इस तरह का जो गुणवत्ता को मापता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड एक्रीडिएशन। इसकी भूमिका जो आप लिखेंगे उस भूमिका में आप कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे आज के समय में उच्च शिक्षण संस्थाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है और पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में उच्च शिक्षा में लोगों की जो रुचि है वो बढ़ी है और इसीलिए उसकी डिमांड भी बढ़ी है। भारत जैसे विकासशील देश में भी उच्च विकास एवं उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी एवं औद्योगिक विस्तार तथा गरीबी के उन्मूलन के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना गया है और उसी के चलते भारत के अंदर भी इसकी जो डिमांड है, उच्च शिक्षा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये मांग बढ़ती जा रही है, उच्च शिक्षा में नामांकन के तेजी से विस्तार भी हो रहा है। यानी नामांकन से मतलब है एनरोलमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उच्च शिक्षा में एडमिशन ले रहे हैं। दुनिया भर के देशों में गुणवत्ता को बनाए रखना एक चुनौती है और भारत भी उनमें से एक है। इसके बाद हम आते हैं गुणवत्ता की संकल्पना पे। तो गुणवत्ता हमें डिफाइन करनी होगी कि गुणवत्ता क्या है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी किताब से ही लिया गया है कि गुणवत्ता से अभिप्राय भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न चीजें हो सकती हैं और क्योंकि गुणवत्ता जो है वो अलग तरीकों से नापी जा सकती है और उसके मूल्यांकन करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी मार्केट में जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के आधार पर, जिस तरीके के आधार पर हम कोई एक वस्तु क्वालिटी वाली वस्तु है या नहीं है इस बात का निर्धारण करते हैं। जैसे किसी को लक्स ज्यादा क्वालिटी क्वालिटी वाला साबुन अच्छा लगता है, ज्यादा बेहतर। क्वालिटी से मतलब यही है कि कंपैरिजन करते हुए आप जो बेहतर कोई भी जो चीज है उसको चुनते हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता का भी मतलब उसी सेंस में लिया जाता है कि बेहतर शिक्षा कैसे मिल रही है। तो गुणवत्ता इस बात पे, ये जो बेहतरी है ये इस बात पे निर्धारित होती है कि हम कैसे उसे माप रहे हैं और हम उससे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुणवत्ता एक सापेक्ष संकल्पना है, यानी कि एक रिलेटिव संकल्पना है। इसका संबंध काल एवं परिस्थितियों के उस उपभोक्ता से है जो इसमें शामिल होते हैं। यानी कि किसी एक समय विशेष पे क्वालिटी अलग हो सकती है, किसी एक देश में क्वालिटी अलग हो सक क्वालिटी का जो भी डेफिनेशन है वो अलग हो सकता है और अलग अलग लोगों के लिए क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। तो आप इस तरह से ये वाला जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को डाल सकते हैं कि गुणवत्ता क्या है और गुणवत्ता कैसे मापी जाती है। और जब इसे हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के संदर्भ में देखा जाता है तो ये पूरा आप ये बता सकते हैं कि उसको किस किस चीजों के साथ जो है
शिक्षा का जो परफॉर्मेंस है उससे भी संबंध रखता है, ये स्टाफ से भी संबंध रखता है, उन वो जिस तरह के शोध करते हैं उससे भी संबंध रखती है। तो गुणवत्ता की जो परिभाषा है वो आपकी किताब में ही दी गई है, बस उसमें से ये जो सेंटेंसेस हैं आप उनको छांट के लिख देंगे। तो ये कह सकते हैं कि गुणवत्ता किसी भी संस्थान की जो गुणवत्ता है, यानी कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कि कितने लोग एडमिशन लेते हैं, समाप्ति दर से मतलब ये है कि एडमिशन लेने के बाद कितने लोग जो हैं वो इसको पूरा करते हैं, उसका कोर्स पूरा करते हैं, कितने उसमें छात्र, और स्टॉक का जो स्टाफ, ये स्टॉक नहीं होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ, स्टाफ और छात्रों का जो अनुपात है, ये माना जाता है कि भाई एक टीचर, हायर एजुकेशन का बहुत आइडियल जो है कि एक टीचर के पास 10 ही स्टूडेंट होने चाहिए। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है उतना उतना ही जो है इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं समझी जाती। पाठ्यक्रम किस तरह का है, किस तरह के उपलब्ध सारे संसाधन है, बिल्डिंग है नहीं है, ये इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी संस्थान की जो गुणवत्ता है उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ये पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के अनेक साझेदारों जैसे छात्र, नियोजक यानी जो उसको चला रहे हैं, शिक्षक इत्यादि के संदर्भ में समझा जा सकता है और उन्हीं के संदर्भ में मापा जा सकता है। तो छात्र भी क्वालिटी वाला इंस्टीट्यूशन ढूंढते हैं कि उन्हें कौन से कॉलेज में जाना है जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। तो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो मानते हैं कि वहां से ज्यादा बेहतर पढ़ाई होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हम आए कि मूल्यांकन क्या है और प्रत्यायन। प्रत्यायन का मतलब होता है एक्रीडिएट करना, या किसी भी जो संस्थान है उस संस्थान को एक गुणवत्ता की स्थिति जो है उसकी वो समझी जाती है। तो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूल्यतः किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए निर्धारित किया जाता है। और ये पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। वास्तव में यह मूल्यांकन ये निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है। तो यानी कि कोई एक मानक माना जाता है कि भाई ये मानक है जिसके अनुसार जो है एफिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी किस तरह की जो क्वालिटी है उसको पूरा कर रही है। तो ये एक निर्धारित कार्य प्रणाली और अपेक्षित भूमिका के आधार पर किसी संस्थान की गुणवत्ता को औपचारिक रूप से मान्यता देती है। जैसे स्कूल्स मान्यता प्राप्त होते हैं उसी तरीके से अब हायर एजुकेशन के अंदर मान्यता मिलती है, और वो मान्यता ये डिफाइन करती है कि ये संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो कई बार आप ये भी देखते हैं कि जब भी आप कोई डिग्री में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और उसमें दाखिला लेते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि भाई क्या ये यूजीसी से एफिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि ये, कई आप ये टर्म सुनते हैं कि ये जो जो यूनिवर्सिटी है ये फेक यूनिवर्सिटी है, या ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये पर्टिकुलर कोर्स है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई लोग जाते हैं बीएड करने जाते हैं तो कह रहे हैं कि वो बीएड वहाँ की मान्यता प्राप्त है ही नहीं। तो ये जो मान्यता प्राप्त करना या उसका फेक होना, ये दोनों ही चीजें, ये जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं किसी एक कार्य प्रणाली के द्वारा देखा जाता है कि भाई ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर उतनी क्वालिटी है, उस तरह के लोग हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, तभी जो है उन्हें कोई कोर्स चलाने या फिर उन्हें एक जो मान्यता है वो प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन और प्रत्यायन का मतलब ही यही है कि पहले उनको असेस किया जाता है, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको असेस किया जाता है और उसके बाद ये निर्धारित किया जाता है कि वो मान्यता प्राप्त संस्थान है या नहीं है। तो भारत में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन जो संस्थान है वो खोले गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है एक कोई भी किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी खोल के खड़ा हो जाए। किसी संस्थान की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को तभी कायम रखा जा सकता है जब इसके सभी खंड उचित प्रकार से कार्य करें। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, चलो वो एफिलेटेड भी हैं, लेकिन उनका जो स्तर है गुणवत्ता का वो स्तर भी बहुत बेहतरीन नहीं है। तो उसको और ऊंचा उठाए रखने के लिए, उसको और बेहतर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन और प्रत्यायन निकाय की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि इस बात को डिसाइड करता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो वहां पे 3 खंड हैं। इन 3 खंडों के आधार पर हम बात करते हैं कि किस तरह का निवेश है
इनपुट किस तरह का है, किस तरह के प्रोसेसेस हैं और कैसे फिर उससे परिणाम निकलते हैं। अब एक एक सेकंड में हम इसे समझेंगे। निवेश से क्या तात्पर्य है कि इंस्टीट्यूशन के पास बिल्डिंग किस तरह की है, इंस्टीट्यूशन के पास किस तरह के लोग हैं, टीचर्स कितने क्वालिफाइड टीचर हैं, किस किस तरह की जो क्वालिटी एक हायर एजुकेशन के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, इनपुट के आधार पर वो कितनी है। फिर ऐसा तो है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी, लेकिन क्या पढ़ाई वहाँ होती है, क्या किस तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन सा सिलेबस ऐसा तो नहीं है जो बहुत सालों से चेंज ही नहीं हुआ है, और शिक्षण के अंतर्गत किस तरह की क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है या नहीं की जाती है, रेगुलर क्लासेस ली जाती हैं नहीं ली जाती हैं, कितना स्टूडेंट्स जो है उस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं या नहीं है। और उसके बाद आता है परिणाम, परीक्षा का जो परिणाम है, अनुसंधान किस तरह से जो है रिसर्च पेपर निकाले जाते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसी भी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो ये वाला जो फोटो जो आपकी किताब में दिया गया है, इसको भी आप जरूर से उस पेपर के अंदर बना देंगे। क्वालिटी अश्योरेंस से रिलेटेड जब आएगा क्वेश्चन, ओके। और क्वालिटी किससे, उसके क्या मानदंड होते हैं, लक्ष्य, मूल्यांकन, नियोजन, ये सारी एक लिस्ट आपके किताब में दी गई है। आप उस लिस्ट को भी डाल सकते हैं कि इन आधार पे जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी जाती है। अब जब मान्यता दी जा रही है तो उस समय पे स्वयं मूल्यांकन होता है, विभिन्न साझेदारों द्वारा मूल्यांकन होता है, फीडबैक भरी जाती है, और फिर जो जो इंस्टीट्यूशन मान्यता देने वाला इंस्टीट्यूशन है, थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि वो नैक है एक्चुअली भारत के अंदर। नैक की जो टीम है वो टीम भी भ्रमण करती है। उससे पहले नैक कहता है कि भाई इंस्टीट्यूशन खुद से अपनी एक रिपोर्ट भर के देगा कि हमारे ये उद्देश्य हैं, ये विजन है, इसके अनुसार हम काम करवाते हैं। तो वो खुद से एक अपनी स्वयं मूल्यांकन करके देता है कि भाई हम ये क्वालिटी देते हैं। फिर उसके बाद कुछ फीडबैक नैक भरवाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये लिखती हैं कि हम नैक से ए ग्रेड हैं या नैक से हम बी ग्रेड इंस्टीट्यूशन है। तो जैसे जो डीयू है, डीयू एज ए यूनिवर्सिटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो वो ए ग्रेड कैसे डिफाइन हुआ, नैक ने उसे वो ए ग्रेड दिया। पहले डीयू ने अपना स्वयं मूल्यांकन किया, फिर उसके बाद अलग अलग जो साझेदार हैं उनसे मूल्यांकन करवाया गया, फीडबैक भरवाया गया, पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्टूडेंट्स से। और उसके बाद जो है नेक की जो टीम है, टीम ने आई और उसने देखा कि जो जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सारी बातें बेहतर हैं या नहीं है, और उसके बाद वो एक्रीडिएट करती हैं पूरे भारत भर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में जाकर नेक आइडेंटिफाई करती है कि वो किस तरह का कोई भी संस्थान है, ए ग्रेड संस्थान है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही लिस्टिंग की हुई है कि कितने कितनी चीज़ों के ऊपर ये दिया जा सकता है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उस पे, जो ये बात करता है कि भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियां क्या हो सकती हैं। और ये क्वेश्चन का जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप समझ लीजिए। ये आपकी किताब में ही दिए गए पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स को सिर्फ समझाने के लिए उनमें से कुछ चीजें निकाली हैं। पहली जो चुनौती है वो है गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंचने का मामला, कि क्वालिटी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताएं हैं। बच्चे किस तरह के स्कूलों में जाते हैं, उस तरह के स्कूल ये डिसाइड कर देते हैं कि वो किस तरह के कॉलेजेस में जाएंगे, किस तरह। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भारत में सभी बच्चों की जो पहुंच है वो गुणवत्ता शिक्षा तक नहीं है। तो हायर एजुकेशन में सारे बच्चे गुणवत्ता वाले इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक संस्थाओं का अलगाववादी रुख, यानी जो शैक्षिक संस्थाएं ही हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी ही हैं, उनके अंदर सहयोग नहीं है, सामंजस्य नहीं है, यानी वो एक दूसरे से डिस्कशन भी नहीं करते, डायलॉग भी नहीं करते, और एक दूसरे से जो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई सीख हो सकती है वो सीख नहीं लेते। यानी ऐसा नहीं है कि डीयू के अंदर अगर 78 कॉलेजेस हैं तो 78 कॉलेजेस एक तरह के क्वालिटी के नहीं हैं। नहीं होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से सीखते नहीं हैं कि उन्हें क्या इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। तो ये जो अलगाववादी रुख है, तो जब सिर्फ डीयू के ही कॉलेजेस में इस तरह का अलगाववादी रुख होता है, तो आप सोचिए कि पूरे देश भर में तो इस तरह का कोई स्कोप ही नहीं है जहाँ पे शैक्षिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हों। व्यवस्था के दोहरे मानदंड, यहाँ पे ये अच्छे लिखा जाना चाहिए था, अच्छे नहीं, अच्छे गुणवत्ता वाले संस्थान और निम्न गुणवत्ता वाले संस्थान। भारत के अंदर
ये डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले केवल बहुत थोड़े से इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि निम्न गुणवत्ता वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारे हैं। और ये निम्न गुणवत्ता संस्थान जो हैं, ये ही ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो अब ये भी एक चुनौती है कि शिक्षा के ज़्यादातर जो संस्थान हैं, वो संस्थान ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है अनियंत्रित और अनियोजित विस्तार। अब पिछले 20-30 सालों में हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके आसपास आपको दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारी खुली हुई हैं। तो जो ये एकदम से विस्तार हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं है, अनियंत्रित है और अनियोजित है। इसमें बहुत ज़्यादा योजनाएं भी नहीं, मतलब एक तरीके से नियोजित तरीके से नहीं रखी गई हैं। तो इसीलिए जो है उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर नहीं हो पा रही है, और ये भी एक हमारे सामने चुनौती है। ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ेंगे आपकी किताब में तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, और उनमें से कोई 1-2 लाइन जो है आपको लगता है वो आप तैयार कर लें और उसके अनुसार ही अपनी भाषा में उसे लिखने की कोशिश करें। अंत में यह कहना सही होगा कि कुछ संस्थान भले ही हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, पर देश के औसत जो संस्थान हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है, और इस स्थिति में सुधार हेतु शैक्षिक गुणवत्ता और स्तर को जांचने वाली जो एजेंसियां हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का कोई भी जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप एक बार देखेंगे, और उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन करते हुए अंत में जो है आप इस तरह का कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो है नैक से संबंधित, कि नैक की भूमिका को वर्णित कीजिए। नैक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल इन हायर एजुकेशन, यानी जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन की बात करती है और उसी का मूल्यांकन करने की बात करता है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है नैक। हमें शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन संस्थाओं या निकायों की क्या आवश्यकता है? तो यानी जैसे नैक है एक निकाय, तो इस तरह के निकायों की हमें आवश्यकता क्यों है? ये आपकी पुस्तक से ही लिया गया है, और इसमें कुछ 2 से 3 चीजें बताई गई हैं कि भाई उच्च शिक्षण जो संस्थाएं हैं वो तेजी से उनका विस्तार होता जा रहा है, लगातार पिछले 50 सालों में भारत में बहुत बढ़ा है, लेकिन संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गुणवत्ता में कमी आती गई है। और मैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि देश के ज्यादातर जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वो ऐसे हैं जिनमें सुविधाएं निम्न स्तरीय हैं या उनका स्तर बहुत अच्छा नहीं है, जिसके चलते 1986 में 1992 में एक ऐसा निकाय स्थापित करने की बात की गई जो हायर एजुकेशन में क्वालिटी को जांच सके। इसलिए 1994 में नैक की स्थापना की गई। नैक की जो गतिविधियां हैं वो योजनाओं के निर्देशन और उसके मिशन से मिलती हैं। गुणकारिता या गुण आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना नैक का उद्देश्य है। ठीक है, यानी नैक बेसिकली हायर एजुकेशन में गुणवत्ता की जो समस्या है और कैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, अपनी गुणवत्ता को मूल्यांकित करवा सकते हैं और अपनी ये स्थिति जान सकते हैं कि वे कहाँ पर हैं और कैसे उस स्थिति को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस सब का काम नैक करता है। तो आप इसके अनुसार 2-4 और वाक्य लिख सकते हैं। ये नैक के कार्य बताए गए हैं, रोल है ये नैक का, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये यूं का यूं लिखा जाएगा। जब भी अगर नैक के बारे में कोई बात आती है कि नैक क्या का काम करता है, तो वो मूल्यांकन और प्रत्यापन की व्यवस्था करता है, अध्यापन और अनुसंधान के गुणात्मक स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षिक वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए बात करता है, स्वयं मूल्यांकन की बात करता है, शोध अध्ययन और किस तरीके से कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है उसका उत्तरदायित्व लेता है। और एक तरह से ये जो उच्च शिक्षा के जो सारे साझेदार हैं उनको क्वालिटी के अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। तो ये तो यूं कहीं लिखे जा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो निष्कर्ष की है। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको इकट्ठा करके लिखा है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि नैक जो है वो बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करता है और किसी भी संस्थान के शिक्षकों के प्रदर्शन और शैक्षिक उत्कृष्टता का भी आकलन करता है। यानी किसी भी संस्थान के अंदर किस तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं
और सुविधाएं क्या हैं, शिक्षकों का कैसा प्रदर्शन है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह से वो पढ़ाई करवाते हैं, और शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, उन वो सारी चीज़ें कहाँ तक उस संस्थान के अंदर हैं। यह किसी संस्था के प्रदर्शन और उसकी संभावनाओं के आधार पर ग्रेड देता है। एक तो ये भी है कि भई आज क्या परफॉर्मेंस है और वो किस तरह की परफॉर्मेंस और कर सकता है, उसके आधार पे वो उस इंस्टीट्यूशन को ग्रेड दी जाती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, इस तरीके से जो ग्रेडिंग करता है कि ये इंस्टीट्यूशन किस तरह का है। तो वो दोनों ही चीज़ों के आधार पर होता है कि उसमें किस तरह का वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह की संभावनाएँ हो सकती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉलेजों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नैक मान्यता एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो नैक एक मान्यता देता है और वो ये गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संस्थानों को बुनियादी ढांचे, शिक्षण प्रक्रियाओं, शिक्षकों की क्षमता, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या-क्या काम किए जा सकते हैं, इसकी एक समग्र संस्कृति में बदलाव लाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को प्रेरित करता है। और अंत में हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली के लिए गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता निकायों की आवश्यकता है, क्योंकि पहले ये चर्चा की गई है कि ये शैक्षिक निकाय संस्थानों को सुधार और दिशा निर्देशकों के मानक देते हैं कि भई एक स्टैंडर्ड पहले से मेंटेन करते हैं, उसके संकेतक देते हैं कि हाँ, कैसे-कैसे किया जा सकता है और उसके साथ-साथ में सुझाव भी देते हैं। तो वो कुल मिला के विभिन्न तरीकों से इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संस्कृति का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जो निकाय हैं, कुल मिला के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाएँ, और उसे कैसे बढ़ाएँ इसके लिए भी वो कहीं न कहीं सहयोग देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।